नमस्कार दोस्तों। आज जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं उनको देखते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं पृथक इकाई की अवधारणा। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा सा है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है ये दोनों अलग अलग इकाई होते हैं। मतलब जो बिजनेस है वो एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, बिजनेस की अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक अस्तित्व है। और जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जो सोचने का नजरिया होता है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। इसीलिए जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। ठीक, तो जब हम बिजनेस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक तरीके से हमको पैसा किसी व्यक्ति से ही तो मिला है। अब क्योंकि वो ओनर है इसलिए इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। देखो, रियलिटी में तो दोनों एक ही हैं, बट अकाउंटिंग करते वक्त हम बिजनेस को अलग एंटिटी समझ के अकाउंटिंग करते हैं और हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, हम बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसीलिए देखो, बिजनेसमैन कभी भी कोई भी चीज निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब बिजनेसमैन की पर्सनल एसेट्स और उसकी पर्सनल लायबिलिटी अलग है, और वहीं पे बिजनेस के अपने एसेट्स हैं और बिजनेस की अपनी लायबिलिटी है। इन्हें हमें मिक्स नहीं करना है। ठीक, तो सेकंड है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। ये सिंपल है, इसमें सीधे बोला गया है केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे लेन देन या ऐसी घटनाएं जिन्हें हम मुद्रा में माप नहीं सकते उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते। एक मैनेजर बहुत काबिल था, छोड़ के चला गया, बट हम इसको टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, भले जितना भी इंपॉर्टेंट वो इवेंट हो। ठीक, फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसको लेखांकन अवधि अवधारणा भी कहते हैं। देखो, अब बिजनेस में हमने गोइंग कंसर्न माना है तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से बिजनेस तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। तो हमें तो रिजल्ट जानने हैं ना, तो हम क्या करते हैं? बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट हम बोल रहे हैं ये 1 साल का होता है। अब इनकम टैक्स कंप्लाई करने के लिए हम इसको शुरुआत किससे करते हैं? 1 अप्रैल से, और इसको खत्म कब करते हैं? 31 मार्च। ठीक, तो ये हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो छोटे छोटे हिस्सों में हमने क्यों बांटा? ताकि हमें प्रॉफिट लॉस पता चल पाए और हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है वो पता चल पाए। ठीक, फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको लागत अवधारणा भी कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कभी भी आप एसेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करें? तो हम इसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पर हमने इसको एक्वायर किया है। हाँ, एसेट को अपने बिजनेस प्रेमाइसेस तक लाने में उसमें जितने भी खर्चे होंगे वो सब एसेट में क्या होंगे? एड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हमारे एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। फिर बात आती है कि मार्केट प्राइस का क्या? तो मार्केट प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, मार्केट में हमारे एसेट की कोई भी वैल्यू हो हमें उससे मतलब नहीं है। हम जिस प्राइस पे एसेट को लेकर आए हैं हम उसी प्राइस पे उसी कॉस्ट पे एसेट को दिखाएंगे। अब देखो, दिखाना इसलिए भी सही है क्योंकि देखो हर साल तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही हैं, तो उसका कुछ हिस्सा तो हम क्या कर रहे हैं? हर साल राइट ऑफ कर ही रहे हैं डेप्रिसिएशन के रूप में। ठीक, तो इसका जो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, जो जस्टिफिकेशन इसका करता है वो कौन है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक, फिर आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट का सीधा सा मतलब है द्विपक्षीय अवधि अवधारणा। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है।
तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो जब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो तभी होगी जब हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री में चल रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक, तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस को मैच करवाते हैं, बैलेंस शीट को मैच करवाते हैं, वो सब किस पर बेस्ड है? वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, प्राप्ति की अवधारणा। तो क्या है रेवेन्यू? भाई हर साल जो पैसा हम कमाते हैं, जिससे हमारा कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। द अमाउंट एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो भाई कैसे कैसे होगा? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे या कहीं से हमें इनकम हो रही होगी। तो मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा यह है कि इसको रिकॉग्नाइज कब करे, है ना? क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज द टाइम एंड पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। ठीक, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि रिकॉग्नाइज हम कब करें। तो अब कब रियलाइज होता है ना? देखो, जिस पीरियड में रेवेन्यू रियलाइज्ड होगा, उस पीरियड का ही वो रेवेन्यू माना जाएगा। अब ये रियलाइज्ड का क्या मतलब है? तो कह रहे रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। कब इसको रियलाइज्ड माना जाए? व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स या ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द परचेजर। जब आपने जो भी सामान बेचा है, उसका जो ओनरशिप है वो खरीदार को क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। या फिर कुछ ऐसा हो कि वो उस अमाउंट को देने के लिए लीगली लायबल हो जाए। तो जब ऐसा हो जाएगा तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लो आपका कोई शॉप है मोबाइल की, आपका कोई दोस्त आया, उसने कहा कि मोबाइल मुझे दिखाओ। ठीक, आपने उसको मोबाइल दे दिया, वो कह रहा है एक हफ्ते में बताता हूँ खरीदूंगा कि नहीं। दोस्त है तो इतना करना पड़ता है। तो एक हफ्ते तक क्या हम अपनी सेल उसको मान सकते? नहीं मान सकते, क्योंकि देखो वो वापस भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई है, ना ही वो अमाउंट पे करने के लिए लीगली लायबल है। हाँ, अगर उससे फोन टूट जाए, उससे खो जाए, देन ही इज लीगली लायबल, यस और नो, तब तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। या फिर वो कह दे कि हाँ अब फोन मैं यूज करूंगा, इसका पर्चा मेरा बना दो, तो इसका मतलब टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो गया, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इसका कैश से कोई मतलब नहीं। अगर कुछ एडवांस एडवांस वो दे के गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, हम इसको एडवांस ही मान के चलेंगे। तो कैश रिसिप्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो एक एग्जांपल से समझते हैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल, आपको ऑर्डर मिला 10 जनवरी 25 में, आपने गुड सप्लाई कर दिया 20 जनवरी 2025 में, और आपको कैश कब प्राप्त हो रहा है? 10 अप्रैल को। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब माना जाए? जब ऑर्डर मिला तब, या गुड सप्लाई किया तब, या कैश मिला तब? तो भैया ये तो होगा ही नहीं, मैंने यहीं पे बता दिया, कैश से कोई मतलब नहीं है। तो जब आपको ऑर्डर मिला, उस समय ना ओनरशिप ट्रांसफर हुई है ना, ना वो लीगली लायबल है आपको पैसा देने के लिए। तो कब? जब आप गुड्स को सप्लाई कर देंगे। जब आप गुड्स को सप्लाई कर देंगे तब आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये तो था सेल ऑफ गुड्स के केस में। बट अगर रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट है तो इनका टाइम बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे फरवरी का अगर रेंट है, आपको मार्च में मिले, कभी मिले, पहले मिल जाए, जनवरी में मिल जाए, बट वो फरवरी का रेंट है तो उसको फरवरी में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपने सेल इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करी है, तब क्या करें? तो भैया जितनी ईएमआई आती जाएगी उतना रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख का सामान था, 10,000 आया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। फिर 10,000 आया, फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आती जाएगी वैसे वैसे हम उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर आता है अगर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें कैसे करेंगे? तो उसमें जितना भी आप काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट इनकम आप निकाल के अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 25% काम आपका हो गया तो 25% रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, माइनिंग है, इसका कैसे करेंगे? तो इसका सेल बेसिस पे नहीं होता, इसका प्रोडक्शन बेसिस पे होता है। जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, जितनी भी माइनिंग आपने करी है, उतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने डिस्कस किए, बाकी कॉन्सेप्ट मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।